नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 30 जनवरी 2024 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। और दोस्तों, 29 जनवरी का करंट अफेयर्स भी हमारा नहीं आया था, तो वो खबरें भी इसी में शामिल होंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है 12th फेल ने। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का आयोजन 27-28 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किया गया। ठीक है, और इस कार्यक्रम की मेजबानी करण जौहर के द्वारा की गई। तो फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो ये 69वें पुरस्कार थे। ठीक है, और इनकी जो शुरुआत है वो 1954 में की गई थी। और ये पुरस्कार जो है अंग्रेजी की एक पत्रिका है फिल्म फेयर, ठीक है, तो उसके द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में। और जो आयोजन है 2024 का वो 27-28 जनवरी को गांधीनगर गुजरात में किया गया है। विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12th फेल को दिया गया है। ठीक है, और इसके निर्देशक हैं विनोद चोपड़ा। ठीक है, तो 12th फेल को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विनोद चोपड़ा को दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए। तो ये हैं विनोद चोपड़ा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को दिया गया है डंकी फिल्म में इनकी सहायक भूमिका के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार शबाना आजमी को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनकी सहायक भूमिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का दिया गया है विक्रांत मैसी को 12th फेल में। ठीक है, 12th फेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स, ठीक है, तो ये रानी मुखर्जी को दिया गया है। और सबसे ज़रूरी इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डेविड धवन को। ठीक है, तो ये है डेविड धवन। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक या प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है वो भूपिंदर बब्बन को दिया गया है अर्जन वैली सॉन्ग के लिए एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, ठीक है, फीमेल प्लेबैक सिंगर का तो ये दिया गया है शिल्पा राव को बेशर्म रंग गाने के लिए पठान मूवी का। ठीक है, और बेस्ट डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है आदित्य रावल को, ठीक है, फराज मूवी के लिए। और बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है अलीजे अग्निहोत्री को इन्हें फर्रे मूवी के लिए दिया गया है। और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार तो ये तरुण दुदेजा को दिया गया है धक धक मूवी के लिए। और बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया है तेरे वास्ते के लिए जरा हटके जरा बच के मूवी के लिए। और आगामी संगीत प्रतिभा के लिए RD बर्मन पुरस्कार तो ये श्रेयस पुराणिक को दिया गया है सतरंगा एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, तो आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तो वो आपको बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, लाइफ टाइम एंड अचीवमेंट, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और उस बार के जो फिल्म फेयर अवार्ड थे वो 69वें थे। ठीक है, तो यहाँ पर 69वें अवार्ड हैं, बाद में मैं PDF में इसमें चेंज कर दूंगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति रज्जाक। ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रज्जाक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है, और सूबेदार रज्जाक दिसंबर 2022 में सैन्य पुलिस कोर के तहत सेना में भर्ती हुई थी। इन्होंने चीन के हांगजू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के दौरान रजत पदक जीता था। ठीक है, और वर्तमान में ये ट्रैप महिला स्पर्धा में रजक भारत में 6ठे स्थान पर है रैंकिंग में। ठीक है, और वह 2024 में आगामी पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में अपने कौशल को निखारना जारी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये पेरिस ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं वर्तमान में, और इन्हें जो है और ये सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो ये है प्रीति रज्जाक। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा बल यानी SSF की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये शुरुआत की है पंजाब राज्य ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल शुरू की है। ठीक है, या एक नए बल का गठन किया है। पंजाब में प्रतिदिन 17 से 18 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, जो प्रति माह 50
जो प्रतिमाह 500 से अधिक और प्रतिवर्ष 6000 से अधिक होती हैं। ठीक है, और ये जो सड़क सुरक्षा बल है इसमें 114 वाहन और 5000 कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्हें लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर हर 30 किलोमीटर पर तैनात किया जाएगा। बल का लक्ष्य लोगों की सुरक्षा करना और राज्य में यातायात संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्था प्रदान करना होगा। ठीक है, तो एसएसएफ की स्थापना करी गई है पंजाब में। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, 2021-22 के अनुसार 2014-15 से कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये स्थापित किए गए हैं 341 नए विश्वविद्यालय। तो जो हमारा केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा एक ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सर्वेक्षण नामक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो अब ये रिपोर्ट 2021-22 के लिए हाल ही में प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट जारी की है और मंत्रालय इस रिपोर्ट को 2011 से जारी करता आ रहा है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में निष्कर्ष क्या निकले हैं, तो रिपोर्ट में निष्कर्ष निकले हैं 2021-22 में उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन 2014-15 के मुकाबले बढ़कर के लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। ठीक है, और इसमें 26.5% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान स्थापित कितने हुए हैं, तो 2014-15 के मुकाबले 341 नए विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की स्थापना की गई है। और सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 2021-22 में 2014-15 के मुकाबले 2014-15 में ये 23.7 था और अब बढ़कर के 28.4 हो गया है। ठीक है, और महिला सकल नामांकन अनुपात बढ़कर के 2021-22 में हो गया है 28.5, जो 2014-15 में 22.9 था। और उच्च शिक्षा में कुल नामांकन बढ़कर 2021-22 में हो गया है लगभग 4.33 करोड़, जो 2020-21 में 4.14 करोड़ था। और एससी छात्र वर्ग ने नामांकन 2021-22 में किया है 66.23 लाख, तो इनका भी 44% बढ़ा है 2014-15 के मुकाबले। और एसटी छात्रों का नामांकन दर भी बढ़ करके 2021-22 में 27.1 लाख हो गया है लगभग। इनमें जो एसटी छात्र हैं उनमें 65.2% की वृद्धि देखने को मिली है 2014-15 के मुकाबले। तो ये निष्कर्ष थे इस रिपोर्ट के। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है उपरोक्त दोनों यानी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता है। तो ये है रोहन बोपन्ना भारत के और ये है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन। 43 वर्ष की आयु में रोहन बोपन्ना ने अपना पहला पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और ऐसा करने वाले भी सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और ये इसी के साथ युगल की रैंकिंग में, ठीक है, शीर्ष पर पहुंच गए हैं और इस उम्र में शीर्ष पर पहुंचने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बने हैं। अब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के बारे में देख लेते हैं। तो ये 112वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था। ठीक है, और पुरुष एकल में विजेता कौन रहा है, तो पुरुष एकल विजेता कौन रहा है, तो जननिक सिनर विजेता रहे हैं इटली से। ठीक है, और इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके ये खिताब जीता है। महिला एकल में किसने जीता है, तो एरिना सबलेंका जो बेलारूस से हैं इन्होंने जीता है। पिछली बार 2023 वाला भी इन्होंने ही जीता था, तो इन्होंने ये लगातार दूसरी बार जीता है। जबकि जो जननिक सिरन है उन्होंने ये खिताब पहली बार जीता है और इनका ये कैरियर का पहला खिताब था। और पुरुष युगल में किसने जीता है, तो रोहन बोपन्ना भारतीय खिलाड़ी हैं और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इन्होंने जीता है। इन्होंने इटली की जोड़ी सिमोन बावेली और एंड्रिया बब्बासोरी को हरा करके जीता है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें भी जो भारतीय खिलाड़ी ने जीता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद और देख लेते हैं हम, जैसे महिला युगल में तो हाइस सुबेई ताइवान के खिलाड़ी हैं और एलिस मर्टिस बेल्जियम के खिलाड़ी ने जीता है। और मिक्स डबल्स में हाइस सुबेई और जान चिलेंस्की जो ताइवान के खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और शुरू के जो तीनों हैं उनको जरूर आप याद रखिए। तो और ये हैं जेननिक सिनर और ये हैं एरिना सबलेंका।
अब हम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित और भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं। जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं उसमें 4 टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन, ठीक है। तो इनकी शुरुआत कब कब हुई? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई, फ्रेंच ओपन 1891 में, विंबलडन ओपन 1877 में और यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई। और ये कहाँ कहाँ खेले जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में खेला जाता है, विंबलडन ओपन लंदन में खेला जाता है और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में। और इनका आयोजन कब कब किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में और फ्रेंच ओपन उसके बाद मई जून में और विंबलडन ओपन जून जुलाई में और यूएस ओपन सबसे आखिरी अगस्त सितंबर में खेला जाता है। और ये कौन कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं? जो मैदान होता है वो कौन कैसा होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए हार्ड कोर्ट होता है, ठीक है, और फ्रेंच ओपन के लिए क्ले कोर्ट होता है, और विंबलडन ओपन के लिए ग्रास कोर्ट होता है, और यूएस ओपन के लिए भी हार्ड कोर्ट। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट हैं जिनका आयोजन संस्था करती है वो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, जिसे ITF कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड हैगर्टी हैं, ठीक है। ये चित्र आपको टेनिस कोर्ट का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं इससे संबंधित, और ये इसके खेल के नियम भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। सबसे पहली खबर है भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक, ठीक है। सदा तनसीक 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो ये एक नए प्रकार का सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और इसका ये प्रथम संस्करण सदा तनसीक का, ठीक है। तो ये भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच हो रहा है राजस्थान में। अगली खबर है 28 जनवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सभागार में किया गया। तो हीरक जयंती कौन सी होती है? तो जो 75वीं जयंती होती है वो हीरक जयंती होती है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। तो इसलिए इसकी ये 75वीं जयंती या हीरक जयंती मनाई गई है। अगली खबर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है। और ये जो मंदिर परियोजना है वो महानदी के तट पर स्थित प्राचीन माँ समलेश्वरी देवी का मंदिर है, वहां पर ये समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। JDU प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ करके भाजपा के समर्थन से बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। और इनके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अगली खबर है नागालैंड के कोहिमा में रोसोमा एक वहाँ का सिटी है, उसमें सुरम्य गांव है, ठीक है। तो इसमें रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का 4थे संस्करण का आयोजन किया गया। तो इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, तो जो ऑरेंज हैं होते हैं तो उनसे संबंधित ये फेस्टिवल होता है नागालैंड में। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 29 जनवरी 1780 को पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हिक्की बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, ठीक है, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780 को, इसलिए 28 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। अगली खबर है 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय की 159वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। तो जो लाला लाजपत राय हैं तो आपको याद होगा लाल बाल पाल से, ठीक है, जो गरम दल के नेता थे, तो उनसे संबंधित ये थे। अगली खबर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, और इसमें जम्मू कश्मीर में उम्र बढ़ने की जनसांख्यिकी का एक व्यापक अवलोकन किया गया है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 26 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 147 गेंदों में 300 रन बनाने का, ठीक है। और इन्होंने 119 गेंदों में 200 रन बनाए थे, तो ये भी
दोनों रिकॉर्ड इनके नाम हो गए हैं कि सबसे कम गेंदों में 12 शतक और सबसे कम गेंदों में 13 शतक के। तो ये हैं तन्मय अग्रवाल हैदराबाद के। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 30 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद मिले और आगे इसी तरीके के वीडियोस लाने का हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।